हेलो गाइस, वेलकम टू लिटिल गैलेक्सी एंड माई सेल्फ मोनिशा। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। बहुत लोगों ने हमें कमेंट किया था और बहुत लोगों के मैसेजेस हमें आए थे कि बिहार एपी वुमेंस की जो माइनर एक्ट हैं उस पर डिस्कशन किया जाए। तो हम सारे एक्ट्स को बारी बारी से करके आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और इस कंटिन्यूस एनिवर्सन में मेरा सबसे पहला टॉपिक जो है वह आज हम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पढ़ेंगे। देखिए, जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है इसके पीछे एक उद्देश्य था। इस एक्ट को इनेक्ट करने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। लेकिन आप लोगों को कुछ भी बताने से पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या आप किसी को भी ऐसा लगता है कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बना था, क्या उसमें थोड़ा भी कुछ हम अचीव कर पाए हैं, या 1% भी यह एक्ट अपने एम को अचीव करने में सक्सेसफुल रहा है या नहीं? अपनी बातें और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आइए हम जरा सेक्शन के प्रोविज़न पे देखते हैं, क्योंकि सेक्शन चाहे उसमें लॉ जो बना हो उसका इनेक्टेशन जैसे भी हुआ हो, लेकिन हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन सिस्टम करना है। देखिए, बेसिकली बहुत छोटा सा एक्ट है और इस एक्ट में टोटल केवल 10 सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें पूरे 10 सेक्शन को हम 2 पार्ट में करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 5 तक डिस्कस करेंगे और पार्ट सेकेंड में सेक्शन 6 टू ले सेक्शन 10 हम डिस्कस करेंगे, ठीक। आइए हम सबसे पहले एक्ट को देखते हैं। देखिए, इस एक्ट का नाम है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। यह एक्ट जो है यह सोशल प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के बनाया गया, सोशल वेलफेयर के लिए यह एक्ट बनाया गया। देखिए, दहेज की जो बातें हैं वो आज नई नहीं है। दहेज की जो समस्या है वो बहुत पुरानी है। आपको कुछ डेट्स हम बताएं जिससे आप इस बात को और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, 1947 में हमें आज़ादी मिली थी और 1950 में हमारा संविधान बना था। 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बना और आज जो है 2021 है, 2021। यहाँ और यहाँ के बीच की जो गैपिंग है वह 11 इयर्स लगभग है, क्योंकि जब बेड को आप खोलेंगे तभी आपको लिखा रहेगा कि यह भारत के 12वें गणराज्य में बना है। मतलब 11 साल बाद, संविधान लागू होने के 11 साल बाद यह महसूस किया गया कि नहीं, इस तरह की कोई समस्या है और इस समस्या के निजात के लिए हमें किसी एक्ट की जरूरत है, और यह एक पास किया गया। 1961 से 2021 तक पूरे लगभग 60 इयर्स हो गए और 60 साल बाद भी हम ज्यों के त्यों हैं। मतलब कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, और हुआ भी है तो वो उतना क्लियर नहीं हुआ है या उतना विजुअल नहीं है कि आप कुछ देख सकते हैं या कुछ समझ सकते हैं। यह एक्ट अपने एम को अचीव करने में टोटली फेल हुआ है। अब देखिए, इसमें मेंस के लिए आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे। देखिए, यह एक्ट छोटा सा, ऐसा नहीं किसी एक प्रोविज़न के लिए कि कुछ बहुत बड़ा आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि वैसे भी कभी मेंस वगैरह में आते नहीं थे ये पेपर, लेकिन इस बार बिहार एपीओ में पैटर्न चेंज हुआ और उस अकॉर्डिंग आपको नया है ये और पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा और अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रोविजंस वही रहेंगे, बस क्वेश्चन को आपको क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए आएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर एसआई वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं या जुडिशरी वगैरह का दे रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह में शायद ज़्यादा इससे सवाल पूछे जाते थे, लेकिन अब जब मेंस में इसको लिखने की बात आएगी तो जाहिर सी बात इस पर आपको क्रिटिकल एनालिसिस करने को ही आएगा। क्योंकि जब हम एससी वाला क्वेश्चंस लिखते हैं, एससी का पेपर सॉल्व करते हैं, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो, तो उसमें हमेशा लिखने के लिए एक एससे में जो 4-5 टॉपिक थे उसमें से एक हमेशा ये पूछता है कि दहेज क्या है, या दहेज पे एक निबंध लीजिए या इसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, व्याख्या कीजिए, इस तरीके से। तो आपको क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही पुट अप होगा कि आपको उसकी क्रिटिकल एनालिसिस करनी होगी।
प्रोविजन बहुत कम है, प्रोविजन पढ़ लेंगे समझ जाएंगे, पर इसको सॉल्व कैसे करना है ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो यहाँ हम आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इस एक्ट की बात करते हैं। तो एक्ट जो है वह 20 मई 1961 को इनेक्ट हुआ था, और इसके इन्फोर्समेंट की डेट जो है वह 1 जुलाई 1961 है। ठीक, इसमें सेक्शन 1 जो है वह शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमिटमेंट की बात करता है। शॉर्ट टाइटल इसका यही है, इसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के नाम से जाना जाता है। और इसका जो एक्सटेंट है, यह पहले तो था कि जम्मू और कश्मीर के सिवाय पूरे भारत में, लेकिन अब यह होल इंडिया में जो है अप्लाई होगा। कमिटमेंट की जो बात आती है, इस कमिटमेंट में के लिए ये लिखा है कि जब राजपत्र में अधिसूचना जारी होगी तो, और उसके बाद वहाँ 20 तारीख को अधिसूचना जारी हुई थी, 20 जून को, और उसमें कहा गया था कि 1 जुलाई 1961 से डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पूरे भारत, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय पूरे भारत में लागू होगा। और वर्तमान की स्थिति ये है कि अब ये पूरे भारत में लागू हो रहा है। सेक्शन 2 जो है वह डिफिनेशन बताता है। देखिए, डिफिनेशन जो है उसमें डाउरी को डिफाइन किया गया है। डाउरी की डिफिनेशन पर थोड़ा सा हम और इधर उधर से देखें तो ये जो शब्द दहेज है वह बेसिकली अरबी शब्द है, और अरबी शब्द जहेज से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अरबी शब्द जहेज से दहेज शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका मतलब होता है स्त्री धन, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन, जो वुमेन की प्रॉपर्टी है। लेकिन अब जो यहाँ हम देख रहे हैं डाउरी, इसकी डिफिनेशन इससे बहुत भिन्न है। इसमें डाउरी की जो डिफिनेशन दी गई है उसमें लिखा गया कि एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। एनी प्रॉपर्टी मतलब वह मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी हो सकती है। दूसरी बात आती है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी। देखिए, वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है, इसे समझने के लिए आपको आईपीसी में जाना पड़ेगा। आईपीसी के सेक्शन 30 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी को डिफाइन किया गया है। ठीक है, कोई लीगल राइट क्रिएट होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ किसी भी पक्षकार द्वारा किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी की मांग की जाती है तो यही दहेज में आता है। ठीक है, बेयर एक्ट की थोड़ी सी अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है कि विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को, या विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दी गई या दी जाने के लिए करार की गई है, किंतु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम स्वीय विधि लागू होती है, मेहर इसके अंतर्गत नहीं आता है। देखिए, ये पीटी का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ आप उसको अपनी जानकारी के लिए रखिएगा कि मेहर जो है वह दहेज में नहीं आता है, और मेहर क्या होता है यह मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे उस समय हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात देखिए आती है इसमें देखिए पेनाल्टी 2 तरीके से इम्पोज की गई है। पेनाल्टी सेक्शन 3 में भी है और सेक्शन 4 में भी। सेक्शन 3 में जो पेनाल्टी की बात कही गई है वह डाउरी के गिविंग और टेकिंग के लिए है। ठीक, अगर दहेज दिया जा रहा है या लिया जा रहा है, दोनों यहाँ पे ऑफेंसिबल है, मतलब दोनों के लिए पेनाल्टी यहाँ पे इम्पोज की जा रही है। अब इसमें क्या है कि मिनिमम पेनाल्टी जो है वह 5 ईयर्स है। 5 ईयर्स मिनिमम पेनाल्टी की बात कही गई है। इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा हो सकता है। और इसी के साथ साथ जो है वह 15,000 रुपये जुर्माने की बात की गई है। 15,000 रुपये जुर्माना या जो दहेज में मांगी गई रकम है, उस रकम दोनों को देखा जाएगा कि दोनों में से कौन ज़्यादा है, वही पेनाल्टी इम्पोज की जाएगी पार्टीज पे। अब सेक्शन 4 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 4 जो पेनाल्टी की बात कर रहा है या डिमांडिंग डाउरी। अब देखिए फर्क समझिए शब्दों में।
यहाँ डिमांडिंग वर्ड यूज है और यहाँ गिविंग और टेकिंग वर्ड यूज है, लेकिन ये जो डाउरी है यह यहाँ भी यूज है और यहाँ भी यूज है, मतलब ये कॉमन वर्ड दोनों जगह यूज है। जब डाउरी दोनों जगह यूज है और यह पेनाल्टी की बात करती है तो फिर अलग अलग लिखने की क्या जरूरत थी? ये क्वेश्चन पुटअप होता है ना कि सेक्शन 3 में भी और सेक्शन 4 में भी दो अलग अलग सेक्शंस रखने की क्या जरूरत थी। अब इसमें अंतर आप समझिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जब आप किसी को दहेज दे रहे हैं या कोई व्यक्ति दहेज ले रहा है तो दोनों जो है, चाहे वो वर पक्ष हो या वधू पक्ष हो, दोनों इसके लिए लायबल होंगे और उन पे पेनाल्टी इम्पोज की जाएगी। अब जो बात सेक्शन 4 की है, डिमांडिंग डाउरी की जो बात कर रहा है, यह मांगी जाने पे दिया गया। यहाँ मांग या डिमांड शब्द का यूज नहीं है। अगर नहीं मांगी जाती है फिर भी आप जो है डाउरी देते हैं तब आप सेक्शन 3 में आएंगे। लेकिन जब मांग रहे हैं आप जबरदस्ती, वर पक्ष वधू पक्ष से अगर डिमांड कर रहा है कि नहीं हमें इस कंपनी की ये चीज़ चाहिए या हमें इतना लाख रुपए जो है नगद चाहिए, या इस तरीके से जो उनकी डिमांड होती है हाई लेवल की, वह यहाँ पे कंसीडर की जाएगी। और इसके लिए जो पेनाल्टी है वह मिनिमम जो है 6 मंथ है, ठीक है, मिनिमम 6 मंथ है और यह 2 ईयर तक हो सकती है, ठीक है, मतलब 6 माह से कम नहीं होगी और अधिकतम 2 वर्ष तक की हो सकती है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में यह 6 माह भी कम किया जा सकता है क्योंकि यह मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। और इसमें भी जो है पेनाल्टी की बात की गई है कि आपको थोड़ी शास्ति भी देनी पड़ेगी, ठीक। अब बात आती है सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसमें सिर्फ एक वर्डिंग आपको समझनी है। ये एग्रीमेंट की बात करता है, एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी टू बी वैलिड। अगर कोई आप एग्रीमेंट कर रहे हैं दहेज देने या लेने के संबंध में तो वह एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा। क्योंकि हम जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे तो कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें थी ना कि विवाह अवरोधक करार शून्य होते हैं, तो वहाँ भी जो मैरिज से रिलेटेड एग्रीमेंट था उसको वाइड कर दिया गया था। और यहाँ पे जो बात बता रहे वो भी कह रहा है कि अगर एग्रीमेंट डाउरी को देने या लेने के संबंध में हो रहा है तो यहाँ वाइड होगा। देखिए आप एक लॉ के स्टूडेंट है, जब आप लॉ पढ़ते हैं तो लॉ को आपको लिंक करके पढ़ना पड़ता है। एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से या दूसरा एक्ट तीसरे एक्ट से कैसे इंटरकनेक्टेड है, आपको इसको कैसे कोरिलेट करके पढ़ना है। आपको आंसर लिखने में बहुत मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा सा आंसर लिखना है, छोटा लिखना है, लेकिन आपको सारी चीज़ों को उसमें डाल देना है। आपको कंपैरेटिव स्टडी करना है, अपने आंसर को कंपैरेटिवली जो है डिस्कस करना है। अब यहाँ क्या है, एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, क्या यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हुआ है या नहीं। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है। या इसमें सीआरपीसी से रिलेटेड प्रोविजंस को पूछ सकता है कि यह संज्ञेय मामला है या असंज्ञेय मामला है, या इसका जो है कॉग्निजेंस कौन लेता है और कैसे लेता है, इस चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आ सकता है। ये चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम पहले पार्ट को आज डिस्कस कर रहे हैं, इसके सेकेंड पार्ट को हम दूसरे दिन आपके साथ डिस्कस करेंगे, कल परसों में आपको मिल जाएगा। तो उस पर हम पूरा कंप्लीट जो है 3 क्लास में सब कुछ को कवर कर लेंगे, ठीक। मेरे ख्याल से आज इतनी चीज़ें ठीक हैं और आप इसको और अच्छे से देख लीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती है। ओके, थैंक्स टू ऑल एंड बाय।